A very good evening everyone. I hope you are fit and fine and doing well in your studies. जून किड्स पर ये सेकंड सेशन होने जा रहा है। इंग्लिश स्कूल यूट्यूब चैनल के साथ साथ इंग्लिश ऐप पर भी आप इन सब चीजों को अवेल कर सकते हैं, पीडीएफ को स्टडी कर सकते हैं, साथ साथ अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एट ए नॉमिनल चार्जेस। So yesterday we discussed about the importance of John Keats in English literature, उनका इंट्रोडक्शन। आज हम जानेंगे उनकी बायोग्राफी बारे में। और क्योंकि सेशन का जो पैटर्न रहेगा हमारा वो एमसीक्यूज के साथ साथ थ्योरी रहेगी। पहले हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम थ्योरीज को भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन क्या है? द कीट्स वाज अ ग्रीक। कीट्स के बारे में एक रिमार्क दिया गया है कि उनको क्या बोला गया है कि वो एक ग्रीक थे। जॉन कीट्स वाज अ ग्रीक। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि उनका जो हेलेनिज्म था, उनकी पोएट्री के अंदर जो ग्रीक इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसको हम हेलेनिज्म के नाम से जानते हैं, उसके बेसिस पर ही इनको बोला गया है कि वाज अ ग्रीक। इनकी पोएट्री में एक हद तक हेलेनिज्म देखने को मिलता है। तो ही वाज सैड, कीट्स वाज अ ग्रीक। तो क्वेश्चन बनता है हु सैड सो अबाउट द पोएट जॉन कीट्स के बारे में ऐसा किसने बोला? तो हमारे साथ ऑप्शन है लॉर्ड बायरोन जो उनके कंटेम्परेरी थे, पीबी शैली कंटेम्परेरी थे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ये उनके कंटेम्परेरी नहीं थे, मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, Matthew Arnold. So what is the correct answer? Can you guess the answer? Yesterday we discuss about कि जब उनकी डेथ हो जाती है 1790 सॉरी 1892 1821। ठीक है, वो उनके जो 4 साल का करियर था उसमें उन्हें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली। अनफुलफिल्ड रिनाउंड शैली ने बोला था। लेकिन जो भी रिनाउंड आज लिटरेचर में हम कीट्स को पढ़ रहे हैं, अगर उसकी पॉपुलैरिटी के पीछे आज उसके इम्पोर्टेंस बनाने के पीछे का किसी को क्रेडिट जाता है, सो द ओनली पर्सन पीबी शैली। पीबी शैली वाज द फर्स्ट हु रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ हिज वर्क, और उन्होंने ही उसको वो रिकॉग्निशन दिलाई है। अपने वर्क्स के अंदर उनको एडनाइस वर्क लिखा उन्होंने और बहुत सारे उनके ऊपर रिमार्क की है, तो सारा क्रेडिट जाता है। तो ये रिमार्क भी पीबी शैले का है कि कीट्स वाज अ ग्रीक। क्यों बोला गया उनको, ये चीज हमने एक्सप्लेन की थी, क्योंकि उनकी पोएट्री के अंदर हेलेनिज्म का एक इफेक्ट देखने को मिलता है, ग्रीक इन्फ्लुएंस इसको बोलते हैं। सो इट वाज अ रिमार्क बाय पीबी शैले। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रीक इन्फ्लुएंस केम टू जॉन कीट्स पोएट्री। जॉन कीट्स की जो पोएट्री में हेलेनिज्म देखने को मिलता है, ग्रीक इन्फ्लुएंस जो देखने को मिलता है, वो आया है उनकी पोएट्री में थ्रू किस माध्यम से आया है? तो ऑप्शन आर उनकी कॉलेज एजुकेशन रही है, या नॉलेज ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, रीडिंग ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक क्लासिक्स एंड क्लासिकल डिक्शनरीज, या फिर है उन्होंने वेरियस विजिट की है ग्रीक की। सो व्हाट डू यू गैस कि उनका जो हेलेनिज्म था उसके पीछे का कारण क्या था? क्या उन्होंने कॉलेज एजुकेशन? नहीं, वो तो एक मेडिकल स्टूडेंट थे। उन्होंने मेडिकल अप्रेंटिस की थी, मेडिकल प्रैक्टिस की थी, तो उनका करियर भी एज ए मेडिकल स्टूडेंट ही स्टार्ट हुआ था, अप्रेंटिस। नॉलेज ऑफ ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक लैंग्वेज की नॉलेज कहाँ से हो सकती है? तो उन्होंने कोई कॉलेज की पढ़ाई की हो या फिर वो ग्रीक में रहे हो। तो उनको जब कॉलेज की पढ़ाई नहीं की तो फिर उनको ग्रीक की नॉलेज भी नहीं थी। रीडिंग ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ग्रीक क्लासिक्स एंड क्लासिकल डिक्शनरीज। ठीक है, एक पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे कि उनके एक फ्रेंड थे, उन्होंने उनको कुछ ट्रांसलेशन वर्क दिए थे जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। साथ साथ डिक्शनरीज का भी मेंशन है वहां पर, उन्होंने डिक्शनरीज ग्रीक की पढ़ी थी। और उनका पर्सनल इंटरेस्ट, अगर ट्रांसलेशन वर्क और डिक्शनरीज के साथ साथ उनका जो पर्सनल इंटरेस्ट था ग्रीक के प्रति, ये सब चीज रीजन बनती है कि इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इजिली इन हिज पोएट्री ऑफ ग्रीक। उनकी पोएट्री के अंदर ग्रीक का इन्फ्लुएंस आसानी से देखने को मिलता है। वेरियस विजिट ग्रीस की उन्होंने नहीं की, तो सी इज द करेक्ट आंसर, अपडेट कर लीजिए, प्लस हिज ओन इंटरेस्ट। तो he's John Keats is known for his uh, how he handle the nature in his poetry, his imagery, his sensuousness, और साथ साथ उनका Hellenism is more important in his poetry. Next question is जॉन कीट्स इन्फ्लुएंस कैन बी सीन इन द पोएट्री ऑफ। जॉन कीट्स ने किसको प्रभावित किया, किसकी पोएट्री में जॉन कीट्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है? ऑप्शन है मैथ्यू अर्नोल्ड, टेनिसन, शैली, या ब्राउनिंग। कैन यू गेस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
कि जॉन कीट्स ने स्पेशली मॉडर्न पोएट्स के साथ साथ विक्टोरियन एज में किसको इन्फ्लुएंस किया? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, और वो इन्फ्लुएंस उनकी पोएट्री में देखने को मिलता है। किसकी? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन एक रिमार्क वो पढ़ा गया था कि जो मैच्योरिटी इनकी 2022 की एज में देखने को मिलती है, वो मैच्योरिटी टेनिसन की पोएट्री में देखने को मिलती है व्हेन ही वाज एट 50। 50 की एज में टेनिसन ने जो पोएट्री लिखी है, वो मैच्योरिटी कीट्स की 22 साल की एज में लिखी गई पोएट्री में देखने को मिलती है। तो ही वाज सच अ जीनियस, और उनके जीनियस को उनके लाइफ टाइम में नहीं पहचाना गया, उनकी डेथ के बाद उसको रिकॉग्निशन मिली, और इसीलिए वो इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि आज हम हर एक एग्जाम में उनको पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। तो टेनिसन ही इसका करेक्ट आंसर है। The next question is, what is the correct chronological order of birth of the following poets? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुछ पोएट्स है, उनकी जो बर्थ का क्रोनोलॉजी ऑर्डर है कि पहले किसका बर्थ हुआ फिर किसका बर्थ हुआ, उसका सही क्रम क्या होगा। जब जब एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन को मुश्किल बनाना चाहेगा, वांट टू वेस्ट योर टाइम, तो इस तरह के क्वेश्चन देगा। तो आप पहले देख लेते हैं कि है कौन कौन। यहाँ पर ली हंट है, जॉन कीट्स है, पी सैले है, बायरोन है, रोमांटिक एज के पोएट है, और इनकी क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछा है किस चीज की? बर्थ की, ठीक है। तो हमें क्या किसी का बर्थ मालूम है? तो एटलीस्ट हमें कीट्स का बर्थ तो मालूम होना ही चाहिए। तो ही वाज बोर्न इन 1795। सैली का भी मालूम होगा जब जरूर 1792, ठीक है। तो इसमें से पता चल गया क्या? इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम गैस कर सकते हैं कि पहले किसका बर्थ हुआ और फिर किसका बर्थ हुआ। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, शायद इन्हीं दो से हमें हेल्प मिल जाए। तो हंट है, बायरोन है, सैली है, कीट्स है। क्या पहला ऑप्शन हो सकता है सैली एंड कीट्स? देखिए, इस बेसिस पर अगर हम देखें, हमारे पास दो ही जानकारी है, सैली पहले आया, कीट्स पहले आया। यहाँ पर भी सैली के बाद ही कीट्स है, तो 50-50 तो यहाँ पर भी बनता है। यहाँ पर ये नहीं बनेगा, सैली एंड कीट्स, यहाँ पर भी पहले सैली एंड कीट्स है, तो क्या आंसर हो सकता है? ठीक है, चलिए हेल्प करते हैं। सबसे बड़े जो उनमें थे, ली हंट थे। ली हंट was born in 1784, ठीक है। he was a journalist as well as poet। कीट्स का बर्थ हमने लिख लिया 1795, सैली का 1792, एंड लॉर्ड बायरन वाज बोर्न 1788। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो गया? 1784, 88 बायरन, सैली 92 एंड कीट्स 95। तो हंट, हंट के बाद बायरोन, सैली एंड कीट्स, ए करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सो हमें इस चीज के लिए प्रिपेयर रहना है कि हमें केवल पोएट नहीं, पोएट के कंटेम्पोरेरीज के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करके ही एग्जाम हॉल में जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When was John Keats born? जॉन कीट्स का बर्थ कब हुआ था? कैन यू गेस द आंसर? ये तो सबको मालूम होगा ही। 31 अक्टूबर 1795, 4 अगस्त 1792, 22 जनवरी 1788। ये जो अभी अभी डिस्कस किए उन सभी की एज यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो अनडाउटली जब हम यूनिटी डे मनाते हैं इंडिया में, यूनिटी डे कब मनाते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। 31 अक्टूबर को मनाते हैं, किसकी याद में मनाते हैं? ठीक है, एकता दिवस। तो उसी दिन इनका बर्थ हुआ था, और ईयर था 1795, जॉन कीट्स, ठीक है। ये सैली का बर्थ ईयर है, ये बायरोन का है, और ये ली हंट का है, ठीक है, 1784। तो ए इज करेक्ट आंसर। बायोग्राफी देख लेते हैं। जॉन कीट्स वाज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795। क्रोनोलॉजी ऑर्डर आपसे पूछी जा सकती है, और जगह थी मूरगेट, लंदन, ठीक है। ही वाज बोर्न एट मूरगेट, लंदन, इंग्लैंड। हिज पेरेंट्स की बात करें, थॉमस कीट्स वाज हिज फादर एंड फ्रांसिस कीट्स वाज हिज मदर, ठीक है। पेरेंट्स के नाम अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं।
हिज फादर वाज एन होस्टलर इन अ स्टेबल। ठीक है, वो एक स्टेबल में जॉब करते थे, स्टेबल कीपर बोला जाता है, लेकिन वो एक होस्टलर थे। होस्टलर का मतलब ये होता है अ पर्सन हु इज हायर्ड टू मैनेज, टू लुक आफ्टर। पोस्ट होती है, एक जॉब होती है, टू लुक आफ्टर द हाउस इन स्टेबल। ठीक है, तो स्टेबल कीपर थे वो, और उनकी जो प्रॉपर जो जॉब थी वो होस्टलर की थी, टू लुक आफ्टर द हॉर्सेस। उनकी एजुकेशन की बात करते, जॉन कीट्स वाज सेंट टू बोर्ड एट जॉन क्लार्क स्कूल इन एनफील्ड। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, देखिए यहाँ पर एक जानकारी लीजिए। इनके पेरेंट्स चाहते थे इनको एटॉन भेजें। ठीक है, एटोन उस समय फेमस स्कूल था काफी सालों से। ठीक है, वो एटोन भेजना चाहते थे बट फाइनेंशियली उसको अफोर्ड नहीं कर सके, तो फिर उन्होंने उसको जॉन क्लार्क के स्कूल रहने के लिए भेज दिया। उस समय स्कूल चलते थे कि वो एक बोर्डिंग स्कूल होते थे, वो वहीं पर रहना होता था। ठीक है, जॉन मिल्टन ने भी एक बोर्ड स्कूल खोला था। ठीक है, तो एट टू बोर्ड रहने के लिए भेज दिया जॉन क्लार्क स्कूल इन एनफील्ड। एनफील्ड में जॉन क्लार्क के स्कूल भेज दिया, वहां पर जिनके स्कूल होते थे उन्हीं के नाम पर वो स्कूल हुआ करते थे। तो जॉन क्लार्क स्कूल एट एनफील्ड, वेयर ही डेवलप इंटरेस्ट इन क्लासिक एंड हिस्ट्री। और यहीं पर वो जगह है जहां पर उन्होंने अपना इंटरेस्ट डेवलप किया, क्लासिक्स एज वेल एज हिस्ट्री। तो इसके पीछे क्रेडिट किसको जाता है वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ही बिकम अ गुड फ्रेंड विद चार्ल्स काउटन क्लार्क। इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इनके फ्रेंड बन गए। ठीक है, जॉन क्लार्क स्कूल में इनके एक फ्रेंड बन गए, चार्ल्स काउटन क्लार्क। ठीक है, ये नाम आपको हर हाल में याद रखना होगा जॉन की इसके रिगार्ड में। ही वॉज द सन ऑफ स्कूल हेड जॉन क्लार्क। स्कूल के जो मालिक थे जॉन क्लार्क, उनके बेटे थे चार्ल्स काउटन क्लार्क, उनके फ्रेंड बने। एंड काउटन क्लार्क इंट्रोड्यूस किड्स टू द रेनेसां लिटरेचर। काउटन क्लार्क को ही क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जॉन कीट्स को इंट्रोड्यूस कराया, उनको अवेलेबल कराई रेनेसां लिटरेचर, स्पेशली स्पेंसर की, टैसो की, एलिजाबेथन पोइट्री जितनी भी हो सकती थी। और मोर इम्पोर्टेंट, उन्होंने चैपमैन्स के जो ट्रांसलेशन वर्क का होमवर्क था वो प्रोवाइड किए। वो क्या क्या वर्क थे वो आगे डिस्कस करेंगे। मेनली इलियड एंड ओडेसी उनको प्रोवाइड किए, उसके बेसिस पर उन्होंने कौन सी सोनेट लिखी थी, क्या आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कल की वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे उनके वर्क्स को। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर है कि काउटन क्लार्क ने ही उनको एलिजाबेथन जेम्स की पोएट्री से, लिटरेचर से इंट्रोड्यूस कराया, जिसका इन्फ्लुएंस उनके वर्क के अंदर देखने को मिलता है। मोर इम्पोर्टेंट, he was inspired by the Chapman's translation of Homer। होमर के कौन कौन से वर्क थे, इलियड एंड ओडेसी उनको प्रोवाइड की। तो फ्रेंडशिप का यहाँ पर काफी बेनिफिट उनको देखने को मिलता है। हिज फ्रेंड एडवर्ड होल्म्स, एक उनके फ्रेंड थे एडवर्ड होल्म्स, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कीट्स को एज अ वोलेटाइल कैरेक्टर। ठीक है, जो हमेशा जिम्मेदारी से भागता है, एक चीज से दूसरी चीज की तरफ जाता है और जिम्मेदारी नहीं लेता है, उसको वोलेटाइल कैरेक्टर बोला जाता है। ऑलवेज इन एक्सट्रीम, जो हमेशा एक्सट्रीम में रहते थे कि एक चीज को छोड़कर दूसरी चीज की तरफ जाना और किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना। एडवर्ड होल्म का रिमार्क्स था कीट्स के बारे में उन दिनों कि ही वाज ए वोलेटाइल कैरेक्टर। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे, टफ एग्जाम होगा तो, बट यू कैन बी प्रिपेयर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑथर विद इंग्लिश स्कूल यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऐप। ठीक है, फर्दर पॉइंट है यहाँ पर, एट द एज ऑफ 8, ईयर था 1804, हिज फादर डाइड इन अ हॉर्स राइडिंग एक्सीडेंट। सिचुएशन क्या थी बुक में क्लियर मेंशन किया गया कि ही वाज रिटर्निंग आफ्टर मीटिंग जॉन कीट्स एट हिज स्कूल। जॉन कीट्स से उसके स्कूल से मिलकर वो वापस आ रहे थे और रास्ते में एक हॉर्स राइडिंग से वो एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गए और उनका जो स्कूल था वो डैमेज हो गया और उनका स्कूल, उनकी डेथ हो गई। तो ईयर क्या था, 1804 में उनके फादर की डेथ हो जाती है। लेकिन उनके फादर की डेथ होने के बाद उनकी मदर ने दोबारा से शादी कर ली, वो भी विद इन 2 मंथ्स। हिज मदर भी मैरिड विद इन 2 मंथ्स, और उनकी जिम्मेदारी उनके एक गार्जियन अपॉइंट कर दिया और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को उनकी जिम्मेदारी दे दी। ही वाज, दे वर द 5 सिबलिंग्स। ठीक है, 4 सर्वाइव किए उसमें से।
तो उनकी जिम्मेदारी गार्जियन को दे दी गई। His mother also died in 1810। 1810 में उनकी मदर की भी डेथ हो गई। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि उनकी डेथ कैसे हुई, ट्यूबरकुलोसिस से हुई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनके एक ब्रदर की डेथ ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी। जॉन कीट्स की डेथ भी ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी। 80% बुक्स मेंशन करती है कि ही वाज डायग्नोस्ड, आई मीन ही डाइड बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन कंजप्शन भी उनकी डेथ का रीजन बताया गया है। तो आई होप कि दोनों ऑप्शन आपको किसी एग्जाम में ना मिले कि जॉन कीट्स की मृत्यु ट्यूबरकुलोसिस से हुई या कंजम्पशन से हुई, दोनों एक ही एग्जाम में ऑप्शन ना मिले तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बट मोस्ट ऑफ द बुक्स, दोनों ही जो बुक्स मैंने स्टडी किया है, ठीक है, वो ऑथेंटिक बुक्स है, लेकिन स्टिल दे प्रेफर कि ट्यूबरकुलोसिस को प्रायोरिटी दी गई है। कंजप्शन भी रीजन बताया गया है। और वो उनको फैमिली रीजन रहा, उनकी मदर की डेथ ट्यूबरकुलोसिस से हुई, उनके भाई की हुई, तो इसलिए उनकी पर्सनल डेथ के बारे में जो बोला गया है कि ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, वही माना गया है। तो फिलहाल इनकी मदर की डेथ 1810 में ट्यूबरकुलोसिस से हुई थी। और उसी साल इन्होंने जॉन कार्टर स्कूल छोड़ दिया। 1810 में ही लेफ्ट क्लार्क जॉन क्लार्क स्कूल टू बी एन अप्रेंटिस, अ सर्जन एंड एपोथेकेरी। ठीक है, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो एक सर्जन के रूप में अप्रेंटिस करेंगे, मेडिकल कॉलेज जाएंगे। तो सर्जन एंड एपोथेकेरी, सर्जन मतलब एक जो सर्जरी के समय डॉक्टर को असिस्ट करते हैं असिस्टेंट के रूप में, एपोथेकेरी मेडिसिन से रिलेटेड ये एक ट्रेड होती है। ठीक है, तो उसमें पढ़ाई करने का उन्होंने प्लान किया। और 1811, ठीक है, 1811, कुछ बुक्स में 1810 ही मेंशन किया गया है और कुछ बुक्स में 1811 भी है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है। ही बिकेम एन अप्रेंटिस टू अ सर्जन एट एडमोंटन, लंदन। ठीक है, लंदन में ही एडमोंटन में वो सर्जन के रूप में अप्रेंटिस उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया। ही बिकम एन अप्रेंटिस। और जब वो अप्रेंटिस कर रहे थे, जिस सर्जरी में, जिस मेडिकल हॉस्पिटल में वो पढ़ाई कर रहे थे, ही लॉज्ड इन द एटिक। एटिक एक ऊपर का छोटा सा कमरा होता है अबाउट द सर्जरी एट 7 चर्च स्ट्रीट अंटिल 1830। लगभग 3 साल वो उस छोटी सी जगह पे ही वहां पर रहे। सर्जरी के ऊपर जो छोटा कमरा था उसी में वहां पर रहते थे, 7 चर्च स्ट्रीट पर। काउडन जो उनके फ्रेंड थे, काउडन क्लार्क, कॉल्ड दिस पीरियड, 3 साल का जो पीरियड था जहां वो एटिक में रहते थे, he called the most blessed time in Keats life। कीट्स की लाइफ में जो सबसे ब्लेसिड और शांत समय था, वो यही 3 साल का समय था जब तक वो वहां सर्जरी में रहते थे। 1850 में उनकी जो मेडिसिन की पढ़ाई है वो पूरी हो जाती है। कब? 1810 में लगभग लगभग उन्होंने एडमिशन लिया था, 5 साल की पढ़ाई उन्होंने की। तो ही फिनिश हिज अप्रेंटिसशिप एंड रजिस्टर्ड एज अ मेडिकल स्टूडेंट इन गे हॉस्पिटल, लंदन। इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अप्रेंटिसशिप की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपने आप को एज ए मेडिकल स्टूडेंट रजिस्टर किया गाइस हॉस्पिटल, लंदन में। और जहां पर उन्होंने एज एन असिस्टेंट सर्जन और एपोथेकेरी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। इट वॉज लाइक एन अप्रेंटिस कम जॉब। तो अब कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जॉन कीट्स स्टार्टेड हिज करियर एज, जॉन कीट्स का करियर किस रूप में स्टार्ट हुआ? क्या उन्होंने एज ए पोएट स्टार्ट किया, एज ए प्रोज राइटर किया, एपोथेकेरी किया, या फिर नोवेलिस्ट किया? तो जैसे कि हम जानते हैं कि 1815 में उन्होंने अपने आप को एज ए मेडिकल स्टूडेंट रजिस्टर कर दिया ये हॉस्पिटल में। तो उनका जो करियर स्टार्ट हुआ एपोथेकेरी और यू कैन से असिस्टेंट सर्जन, उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो ऑप्शन में मेडिकल स्टूडेंट भी हो सकता है, एपोथेकेरी भी हो सकता है, मेडिसिन की स्टडी करने वाला स्टूडेंट जो मेडिसिन से रिलेटेड उनकी ट्रेड होती है, या फिर सर्जन डॉक्टर को ड्यूरिंग द सर्जरी जो असिस्ट करता है, फिर बैंडेजेस वगैरह करता है। तो इस तरह का ट्रेड उनका था। तो इस रूप में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो पोएट के रूप में उन्होंने करियर स्टार्ट नहीं किया, पोएट्री उनके लिए एज ए करियर वो सेकंड ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि एज ए करियर तो उन्होंने यही स्टार्ट किया, लेकिन वो बनना पोएट ही चाह रहे थे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी पोएट बनना था, लेकिन एज ए करियर की शुरुआत तो मेडिकल स्टूडेंट के रूप में ही हुई है। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? कीट्स डिड नॉट राइट, कीट्स ने क्या नहीं लिखा? व्हाट अ क्वेश्चन। ऑप्शन देखकर ही पता चलेगा कीट्स ने क्या नहीं लिखा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता तो क्या आप गैस कर पाएंगे? ओड, अपनी ओड पोएम्स के लिए तो सबसे ज्यादा फेमस है वो। एपिक, उन्होंने हाइपरियन लिखा है, द फ्रेगमेंट ऑफ हाइपरियन, द फॉल ऑफ हाइपरियन, दोनों एपिक है। सोनेट, चैपमैन होमर्स का उनका सोनेट है। साथ साथ स्पेंसर पर सोनेट लिखा है उन्होंने।
बहुत सारे सोनेट्स लिखे हैं, बट आई डोंट थिंक कि उन्होंने कोई एलजी लिखी है। आपका क्या मानना है? फिलहाल डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि ओड भी लिखा है, एपिक भी लिखे हैं, सोनेट्स भी उन्होंने लिखे हैं। सो डी इज करेक्ट आंसर दिस रिगार्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases, it will never pass into nothingness. एक लाइन ली गई है और काफी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, a thing of beauty is a joy forever. सुंदरता की जो चीज होती है हमेशा के लिए वो जॉय होता है। इट्स लवलीनेस, उस थिंग की जो ब्यूटी है, इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो नथिंगनेस में कभी नहीं बदलती। द लाइंस फ्रॉम विच वर्क ऑफ जॉन कीट्स, जॉन कीट्स के एक एक वर्क को हम कल डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको गैस करना है कि ये लाइन किस वर्क से ली गई है। ऑप्शन इज एंडीमियन, नेक्स्ट ऑप्शन इज हाइपरियन, और टू साइकी, और टू मेलनकॉली। कैन यू गेस द आंसर? ठीक है, a thing of beauty। आपने यकीनन अपने 12th क्लास में पढ़ी होगी जॉन कीट्स की। तो दैट इज अ फ्रेगमेंट ऑफ एंडीमियन से ही वो ली गई, पूरी पोयम ली गई है, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एंडीमियन पोयम, थिंग ऑफ ब्यूटी। और इनके इसमें नेचर एंड ब्यूटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। उन्हें और किस चीज का इफेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो नेचर और ब्यूटी पे मतलब इफेक्ट से मतलब सोशल प्रॉब्लम है, या पोएट्री कैसी होनी चाहिए, या फिर पॉलिटिकल कंडीशन क्या है, किसी का सरकार में, कुछ नहीं। ठीक है, ही वॉज बिजी इन ब्यूटी एंड नेचर। सो एंडीमियंस का करेक्ट आंसर है। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। यू कैन डाउनलोड इंग्लिश स्कूल ऐप, और इंग्लिश स्कूल ऐप पर आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे एज पर योर रिक्वायरमेंट। और आई डोंट थिंक सीखो कि आपको पूरा कंप्लीट पैकेज इससे लो प्राइसेस में मिल सकता है। कंप्लीट एमएच अब्राहम्स की बुक, ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म, कंप्लीट बुक, ओरिजिनल टेक्स्ट है जिसमें लगभग 200 प्लस वीडियो है जिसमें सभी टर्म्स को डिस्कस किया गया है। उसमें 1000 एमसीक्यूज है, साथ साथ उसमें नोट्स भी आप की नोट्स भी आप पढ़ सकते हो, प्रैक्टिकल टेस्ट भी अवेलेबल है, ओनली 599। ठीक है, टीजीटी की आप तैयारी करें तो कंप्लीट लिटरेचर आपको 999 में मिल जाएगी। कंप्लीट लिटरेचर जिसमें फिगर ऑफ स्पीच, सारो ऑथर, लिटरेरी टर्म, हिस्ट्री कंप्लीट। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं 499 में, टेस्ट सीरीज भी डिस्कशन अवेलेबल है यहाँ पर आपको। फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर टेस्ट और 100 अबाउट चैप्टर वाइज टेस्ट इसमें अवेलेबल है, ओनली 499। और साथ साथ उस टेस्ट सीरीज पर आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी, आपको फीडबैक दिया जाएगा। एंड इफ यू वांट अ कंप्लीट कोर्स ऑफ टीजीटी इंग्लिश विद ग्रामर एंड vocabulary and spelling, then you can join this one batch एट अ नॉमिनल प्राइस। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, कुछ फ्री स्टडी मटेरियल भी है, फ्री टेस्ट भी है, पीडीएफ भी है। बट आप स्पेसिफिक कोर्स चाहते हैं, then you can join these courses, and if you want hard copy notes, then you can contact on the given number uh, with MCQs. WhatsApp number 7599646494. I hope you enjoyed the session, and tomorrow we will discuss about the all important works list of John Keats. Thank you, everyone.